जय हिंद दोस्तों। आज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की। ग्रामीण विकास के यूनिट 4 में यह टॉपिक दिया हुआ है। अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि आपने आजीविका के जो हमारा एक टॉपिक था सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, हमने उस टॉपिक में बैंकिंग व्यवस्था की बात की थी कि कितने प्रकार के बैंक हैं जो आजीविका के संदर्भ में काम करते हैं, कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हमने उसमें मुख्य रूप से उनका एक इंट्रोडक्शन देखा था और उनकी संरचना के बारे में जाना था। सहकारिता के और सहकारिता की जो संरचना थी उसके बारे में हमने जाना था, और जो भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक काम करते हैं उनके संदर्भ में हमने एक समझ बनाई थी। अब इस टॉपिक में हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी भूमिका के आयाम क्या होते हैं, है ना? जो भी योजनाएं बनाई जाती है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कैसे वो भूमिका निभाते हैं, किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बैंकों का काम होता है, यही इस भूमिका का सेंटर पॉइंट है, मुख्य एसेंस है। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास जब हम इस शब्द की बात करते हैं तो यह एक समावेशी समावेशी मतलब सबका विकास, सबको, सभी क्षेत्रों का विकास, सभी लोगों का विकास, सभी के विकास को सुनिश्चित करता है। और यह जो ग्रामीण क्षेत्रों की लोग हैं, जनसंख्या है, उनके बीच में जो आर्थिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हो गई ग्रामीण विकास की बात। ग्रामीण विकास का सबसे, जैसे हम कहते हैं ना, देश के संदर्भ में किसी भी देश का विकास का मुख्य ग्रोथ इंजन होता है उसकी वित्तीय व्यवस्था, है ना, यानी कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है कि ग्रामीण विकास में अगर हम बात करेंगे तो उसकी वित्तीय सेवाओं का सबसे प्रमुख योगदान होगा, मुख्य योगदान होगा वित्तीय सेवाओं का। और जब तक वित्तीय सेवाएं ग्रामीण विकास तक या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगी, तब तक ग्रामीण क्षेत्र का समावेशी विकास की कल्पना करना एक कोरी अफवाह ही साबित होगी। तो ये वित्तीय सेवा क्या करता है? वित्तीय सेवा मुख्य रूप से व्यक्तियों को सशक्त बनाता है ना, उद्यमशीलता को बढ़ाता है और आर्थिक गतिविधियों को आगे तो बढ़ाता ही है। तो हम देखेंगे कि अब वो कौन कौन से आयाम हैं जिसमें मुख्य रूप से बैंक कार्य करते हैं। तो देखिए, ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका के आयाम क्या है, मतलब वो डायमेंशन कौन कौन से हैं जिन क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से काम करते हैं। तो पहला, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फिर ऋण सुलभता, फिर हो गया प्रौद्योगिकी। वर्तमान में जब जिस एज में हम हैं उस एज में प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल समावेशन के बिना तो ग्रामीण विकास की बात तो की ही नहीं जा सकती, है ना। कि कृषि का वित्त पोषण, फिर हो गया उद्यम सशक्तिकरण, क्योंकि वर्तमान में सरकार स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया के प्रमोट कर रही है, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। आप उद्यम बनने की कोशिश करिए, उस क्षेत्र में प्रमोट कर रही है। तो इस आयाम को शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय समावेशन। देखिए, वित्तीय समावेशन को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं उससे पहले हम इसका एक फिक्स्ड डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सकती है। अब यहाँ एक वर्ड आया दोस्तों, औपचारिक माध्यम। और जब हम बैंकिंग व्यवस्था पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि कौन कौन से औपचारिक माध्यम और कौन अनौपचारिक माध्यम के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो की वर्ड आएंगे अब उसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का, अगर वह बैंकिंग व्यवस्था से अभी भी जुड़ा नहीं है, तो उनको जोड़ने की जो
सरकार की जो प्रयास होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, उनको ही कहते हैं हम वित्तीय समावेशन। यानी कि जो व्यक्ति अभी तक बैंकिंग व्यवस्था में नहीं जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ना ही क्या कहलाएगा? वित्तीय समावेशन। सिर्फ अकाउंट खोलना ही वित्तीय समावेशन नहीं कहलाता दोस्तों, है ना। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से इन चैप्टर को आप पढ़ते हैं। देखिए, इसमें बचत खाते खोलना, जब आप क्या करेंगे, धन का प्रेषण करेंगे, बीमा उत्पाद, अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयास करना, तो ये सभी क्या होते हैं, घटक वित्तीय समावेशन में शामिल होते हैं। जैसे सरलतम शब्दों में कहें तो वित्तीय समावेशन क्या है? ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना जो अभी तक क्या है, बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। अब कभी भी आपसे वित्तीय समावेशन के संदर्भ में एमसीक्यू पूछा जाएगा तो कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे कि जनधन खाते, ये सरकार के जो प्रयास हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास है। बैंकों की स्थापना और ऋण योजनाएं जितनी भी, जैसे मुद्रा योजनाएं, है ना, केसीसी योजना जो गवर्नमेंट लाती है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये सब क्या है, ये सब वित्तीय समावेशन के प्रयास हैं। और उसी भूमिका ही तो है बैंकों की, केसीसी के क्षेत्र में वो अपनी भूमिका अदा करती है ना। मुद्रा योजना के संदर्भ में बैंक अपनी भूमिका अदा कर रही है। तो इन सब, ये सभी योजनाएं क्या हैं, जो ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका ही तो है ना। तो ये हमने देखा वित्तीय समावेशन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आयाम था, दूसरा आयाम था ऋण सुलभता के बारे में। तो ऋण सुलभता क्या होती है भाई? ग्रामीण विकास में किसी भी वित्तीय आप काम करेंगे या जो भी परियोजना लेकर आएगी सरकार, उसमें अगर ऋण उपलब्धता ना हो पाएगी लोगों को, तो वो योजना, जमीन में उसका रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा। तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में ऋण तक पहुंच एक प्रमुख कारक है ना। जो ग्रामीण व्यक्तियों, छोटे व्यवसाय के लिए क्या करता है, अनुकूलित ऋण उत्पाद प्रदान करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, माइक्रो फाइनेंस ऋण, स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये सभी क्या है, ऋण सुलभता के बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जैसे अब हमने एसएचजी ऑटो पहले ही पढ़ लिया है। एसएचजी में हमने क्या पढ़ा था, बैंक लिंकेज जो उनका प्रोग्राम था, ये क्या है, यही तो बैंकों की भूमिका है। ऋण सुलभता के संदर्भ में हमने देखा। अब हम देखते हैं कृषि वित्त पोषण, मतलब कृषि के क्षेत्र में जो वित्त पोषण प्रदान करते हैं उसके बारे में। तो कृषि ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की, बिल्कुल सही है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। किसानों को फसल ऋण जो उपलब्ध कराए जाते हैं, उपकरण वित्त पोषण यानी कि दीर्घकालिक ऋण हो गया ये, है ना, और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं ना उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रामीण उद्यमियों को क्या करना, सशक्त बनाना। वर्तमान में आपने देखा होगा कि सरकार स्टार्टअप और स्टैंड अप के माध्यम से, जो योजना है उसके माध्यम से क्या कर रही है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंड मत रहिए। सरकार का यही उद्देश्य है कि आप उद्यमशीलता करने का प्रयास कीजिए और हम आपको आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। तो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, ग्रामीण उद्यमियों को क्या करेगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, है ना। उद्यमियों को अपने उद्यम स्थापित करने और उन्हें विकसित करने में मदद करने के लिए क्या करेगी, ऋण, स्वरोजगार ऋण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मुद्रा योजना। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर देखेंगे जिस युग में अभी हम हैं, आज से अगर 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो डिजिटल समावेशन या जो यूपीआई, इन सब चीज़ों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। सीधा जब भी होता था, कैश निकालना था, हमें कैश जमा करना होता था, किसी को पैसे भेजने होते थे, तो हम सिर्फ कैश की ही बात करते थे। मतलब प्रत्यक्ष हस्तांतरण
सामने में फेस टू फेस हमें करना होता था। लेकिन अब क्या किया है, डिजिटल समावेशन ने हमारी जीवन को बहुत ही आसान कर दिया है। तो ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूपीआई यानी कि भीम ऐप। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो भी हम आप पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, ये सब क्या है ना, गूगल पे के माध्यम से आप और बहुत सारे जो यूपीआई के माध्यम हैं, ये सभी क्या है, डिजिटल समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमने देखा आयाम के बारे में। अब हम देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और हम अब देखेंगे नाबार्ड का जो वित्तीय योगदान है। हमने नाबार्ड के बारे में एक इंट्रोडक्टरी जो क्लास थी, सपोज हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था, उसमें हमने नाबार्ड के बारे में जाना था, कैसे उसकी स्थापना हुई थी। अब हम उसकी भूमिका के बारे में जानेंगे कि कैसे वो ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं और भूमिका अदा करने के कौन कौन से उनके घटक होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं कि नाबार्ड मुख्य एक तो प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, दूसरा वो पुनर्वित्त यानी कि किसी को क्या करेगी, पुनर्वित्त मतलब वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगी। जैसे हमने देखा कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, सहकारी बैंकों को क्या करती है, ऋण देती है, यानी कि उनको रीफाइनेंस करती है, यानी कि पुनर्वित्त का काम करती है। और वो बैंक क्या करते हैं, फिर सीधे ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। तो नाबार्ड सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके ऋण प्रदान नहीं करती, बल्कि क्या करती है, पुनर्वित्त करती है। हम आगे इसे समझते हैं। तो दो प्रकार के इनके काम हो गए, है ना। पहला हमने देखा ये प्रत्यक्ष काम करेगी, दूसरा नाबार्ड क्या करेगा, पुनर्वित्त का काम करेगा। तो अब देखेंगे हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कि प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान में वो क्या करते हैं, है ना। तो देखिए, इनके बहुत सारे स्कीम हैं। इन हर स्कीम को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और कुछ प्रमुख चीज़ें आएंगी उनके बारे में आपको समझना है। जैसे इनके योजना चलती है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। यह क्या करती है, सीधे सीधे क्या करती है, अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे उनके लिए निधि उपलब्ध कराएगी, है ना। फिर फूड पार्क हेतु ऋण, है ना, ये उपलब्ध कराते हैं। फिर प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान में आप देख रहे हैं, फिर सूक्ष्म निधि उपलब्ध कराएंगे। जो मार्केटिंग संघ हमने देखा था, उनको क्या करेंगे, ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता होते हैं, इसके माध्यम से क्या करेंगे, वो ऋण उपलब्ध कराते हैं और गोदाम अवसंरचना कोष उपलब्ध कराते हैं। तो ये अब देखेंगे कि सर ये डायरेक्ट किसान को देते हैं क्या, नहीं, ये कुछ मामलों में क्या करते हैं, जो किसान की जो सहकारी संघ होते हैं ना, उनको, जो बड़े बड़े किसान के जो सहकारी संगठन होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं, ना कि प्रत्यक्ष किसान को। दूसरा, जैसे आपने इसमें देखा मार्केटिंग संघ, तो हमने देखा था सहकारिता, जब हमने क्लास कवर किया था तो उससे बहुत सारे सहकारी संघों के बारे में हमने बात की थी। लगभग 42 से 45 सहकारी संघ होते हैं और ऑलमोस्ट अभी क्या कर रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है, उसमें डेवलपमेंट कर रही है। तो ये बड़े बड़े जो संघ होते हैं ना, उनको नाबार्ड सीधे पैसे देता है, सीधे क्रेडिट देता है, और छोटे मोटे अमाउंट नहीं, लगभग 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं, है ना। ये हो गया। फूड पार्क की स्थापना करनी होगी तो उसमें क्या करेगा, नाबार्ड बैंकों को भी लोन देता है और जो संगठन होते हैं उनको भी लोन देता है, और सरकार भी क्या करती है, नाबार्ड से लोन लेती है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान, जिसमें कुछ वो कार्यक्रम चलाती है, किसमें कुछ वो विकास सहायता उपलब्ध कराती है। अब इसमें होता है पुनर्वित्त
वित्तीय योगदान, पुनर्वित्त का मतलब है कि किसी दूसरी वित्तीय संस्थाओं को, बैंकों को क्या करना, क्रेडिट देना, मतलब कि ऋण देना, उनको पैसे देना, और वो संस्था क्या करेगी, वो बैंक क्या करेंगे, अब डायरेक्ट किसानों को या फिर ग्रामीण लोगों को ऋण प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्पावधि ऋण और दूसरा होती है दीर्घावधि ऋण। अल्पावधि ऋण और दीर्घावधि ऋण के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्पावधि ऋण मुख्य रूप से क्या होते हैं, साल भर के लिए, 12 महीने के लिए ही दिए जाते हैं। उसके बाद मोर देन 1 ईयर के बाद जो भी ऋण होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घावधि ऋण में आते हैं, और एक मध्यम अवधि ऋण भी होती है। तो अल्पावधि ऋण जब भी प्रोवाइड कराएगी नाबार्ड, तो वो क्या करेगी, 4 प्रकार के ऋण वो प्रोवाइड कराती है। जैसे अल्पावधि मौसमी कृषि कार्य के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, मुख्यतः 12 माह के लिए होगी, और यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देगी, न कि किसान को, है ना। और यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या करेंगे, फिर सहकारी बैंकों को देते हैं, और वो सहकारी बैंक क्या करते हैं, सीधे सीधे नागरिकों को प्रोवाइड कराते हैं। फिर दूसरा ऋण होता है अल्प पूर्णता ऋण। ये किन क्षेत्रों में देती है, कृषि क्षेत्रों में देगी, गौ उत्पाद के क्षेत्रों में, वन उत्पाद के क्षेत्रों में, ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में, और क्या करेगी, औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देते हैं, ठीक है। फिर अल्प पूर्णता बुनकर हो गया, एकल बुनकर, हथकरघा बुनकर उद्यमों को ऋण देती है। फिर मध्य पूर्णता ऋण, ये क्या होती है, आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये क्या करते हैं, ऋण प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये भी डायरेक्टली क्या करते हैं, बैंकों को ही देते हैं, और बैंक ही क्या करते हैं, इनके साथ में योगदान करते हैं। फिर इसमें है एक दीर्घकालिक ऋण। दीर्घकालिक ऋण, अच्छा, अब इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझे तो यह किसके लिए है, तो यह क्या है, कृषि से संबद्ध गतिविधियों और कृषि तर गतिविधियों। कृषि तर का मतलब होता है गैर कृषि, है, मतलब कृषि के अतिरिक्त, यानी कृषि के इतर जो भी क्या बोलते हैं, उनकी क्रिया कार्य होंगे, उनके लिए क्या है, ये दीर्घकालिक ऋण है। इनकी अवधि क्या होगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना, अल्पावधि का, तो इसकी दीर्घ अवधि की ऋण क्या होगी, ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है। और दीर्घकालिक ऋण ये क्या हो देंगे, ये भी क्या है, रीफाइनेंस कर रहे हैं, तो किनको देंगे, ये सहकारी बैंकों को देंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को देते हैं, वाणिज्यिक बैंक को देंगे, प्राथमिक सहकारी बैंक को देंगे, शहरी सहकारी बैंक को, और लघु वित्त बैंक को। ये कौन देता है, नाबार्ड इनको देंगे, और इसके माध्यम से ही ये क्या करेंगे, ये सीधे सीधे पब्लिक को देती है ऋण, ठीक है। फिर पुनर्वित्त योजना इसमें क्या करती है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन कौन से क्षेत्र में दे रहे हैं, है ना, तो जल, स्वच्छता या स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं जो भी बनाते हैं उसमें ये देती है। कृषि आधारभूत संरचना निधि के में, और डीडीयू मतलब दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित जो भी पहल की जाती है, उस योजना में क्या करते हैं, ये बैंक रीफाइनेंस करते हैं। ये तो हमने देखा जो भी वित्त की संबंधित उनके प्रावधान थे। फिर वही है विकासात्मक योगदान, है ना। अब विकासात्मक योगदान में किन प्रकार के योगदान करते हैं, मतलब जो अन्य प्रकार के जो उनके कार्यक्रम हैं, जो डायरेक्ट क्या करते हैं, इन्वॉल्व ना हो करके, डायरेक्ट पैसे ना दे करके, बहुत सारे क्या करते हैं, सहायता करेंगे, या हो सकता है कि प्रशिक्षण प्रोवाइड करेंगे, कुछ मामलों में क्या करते हैं कि वो पैसे भी देते हैं, तो वो सभी क्या आएंगे, विकासात्मक योगदान में आएंगे। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी, रुपे किसान कार्ड, ये भी नाबार्ड के माध्यम से बैंक प्रदान करते हैं, है ना। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो हमने देखा, ये है क्या है, विकासात्मक योगदान है। आदिवासी विकास कार्यक्रम। फिर जलवायु तन्य कृषि, मतलब जलवायु तन्य कृषि का मतलब ये है कि जो जलवायु को, मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनका इफेक्ट ना हो किस पे, कृषि पर। कृषि मतलब रेजिलिएंट किया जाए उनको, ये प्रकार के कहलाएंगे जलवायु तन्य कृषि, ये हो गया। फिर ई शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत एसएचजी के डिजिटलीकरण के संदर्भ में क्या होते हैं, कार्य करते हैं, है ना, ये हो गया। फिर इंक्यूबेशन सेंटर, इनको बनाने में मदद करती है नाबार्ड, तो
इंक्यूबेशन सेंटर में जो भी नवाचार मतलब जो इनोवेशन, जो नए आइडियाज़, जो स्टार्टअप के लिए क्या करते हैं, यह सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हो गए विकासात्मक योगदान। अब चलिए यहाँ तक तो हमने देखा। अब जो योजना है उसे हम कुछ डिटेल में अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी। अब उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते आए हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 1998 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कौन करता है? तो नाबार्ड ही इसका शुरुआत करता है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये सीधा है नाबार्ड। नाबार्ड ने इसकी शुरुआत की थी। अब हम देखते हैं कि इसमें केसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। एक एक करके हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। खेती हेतु अल्पकालिक ऋण यानी कि 1 वर्ष तक के ऋण। सीधा आपके पास कार्ड है तो आप अवेलेबल हैं, एलिजिबल हैं आप किसके लिए? ऋण के लिए। परिवारों की आवश्यकताओं के लिए आप ऋण ले सकते हैं। उत्पाद विपणन ऋण आपको मतलब मार्केटिंग के संदर्भ में आपको ऋण दिया जाएगा। कृषि हेतु निवेश ऋण भी आप ले सकते हैं। जो भी आप उपकरण खरीदते हैं ये क्या है? सीधे कृषि हेतु निवेश ऋण के अंतर्गत ये आते हैं। कृषि गतिविधियों के रख रखाव के लिए उसके लिए आप ऋण ले सकते हैं। और कटाई के बाद मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी कार्य होते हैं है ना, उसके लिए आप ऋण प्रोवाइड किया जाता है केसीसी के माध्यम से। और यह क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इतना आपने पढ़ा, क्या केसीसी के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यह अल्पकालिक ऋण के लिए ही मुख्य रूप से प्रोवाइड किया जाता है केसीसी के अंतर्गत। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अक्सर आपको ट्रैप में फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनको क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन सी होगी? अब जैसे देखिए, अभी आपने ऊपर में नाबार्ड के बारे में जो हमने पढ़ा, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया कि नाबार्ड क्या करती है, अपने निचले जो बैंक होते हैं उनके माध्यम से अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो अब ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो उनको क्रियान्वित करने वाली कौन सी संस्था होगी? हमने इन सभी के बारे में पढ़ा है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां या सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक। ये सभी क्या करेंगे? यही क्या करेंगे? केसीसी किसानों को सीधे सीधे उनके लिए केसीसी बनाएंगे और वो ऋण भी वही प्रदान करेंगे। ठीक है। अब योजना के प्रावधान क्या क्या हैं? तो देखिए, इसके तहत क्या क्या दिया जाता है। तो किसानों को 7% की वार्षिक ब्याज के दर पर ऋण प्रोवाइड किया जाता है। इस दर को आपको याद रखना है। ये हो गया, ठीक है। 3 लाख तक के ऋण पर 2% की ब्याज सहायता योजना। मतलब कि यदि आप 3 लाख तक का ऋण लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करेगी? 2% की ब्याज सहायता देगी गवर्नमेंट। तो आपको अब सिर्फ 7% की बजाय 5% की वार्षिक ब्याज के दर पर ऋण दिया जाएगा। ये हो गया, सहायता दे दी गवर्नमेंट है आपके, है ना। फिर तीसरा है ऋण पर 3% की त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करना। यानी कि जैसा आपने देखा, मान लीजिए कि कोई मंगलू नाम का किसान है, वह क्या करता है? ऋण लेता है, 3 लाख तक का ऋण लिया, लेकिन उसने बोला कि मैं साल भर में आपको ये पटा के दे दूंगा, वापस कर दूंगा, पुनर्भुगतान कर दूंगा। यानी कि रीपे करने की उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर उसने रीपेमेंट टाइम में कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अब आपको 7% के बजाय अब आपको 4% पे, मतलब कि 3% का आपको क्या कर देगी? फिर सब्सिडी दे देगी। बोलेगी कि ये बहुत अच्छा है मंगलू किसान, इसको हम, ऐसे किसानों को हम क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। तो 3% का क्या करेगी? आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट दे देगा और आपको 4% का ही वार्षिक ब्याज लगेगा। तो ये धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के किसान हैं।
अब इसके हम कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि केसीसी के अंतर्गत कौन से किसान आते हैं। तो जो किसान खेती करते हैं वो तो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट ने अब जो मत्स्य पालन करने वाले हैं उनको भी तो किसान ही कहा जाता है ना। मतलब मछुआरे हम कहते हैं, लेकिन वो पशुपालन के अंतर्गत वो भी तो आते हैं ना। याद करिए, हमने पशुपालन वाले फर्स्ट टॉपिक को पढ़ा था, तो हमने मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन उन सबको शामिल किया हुआ था कृषि वाले चैप्टर में, है ना। तो वो आ गए। फिर पशुपालन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि केसीसी पशुपालन करने वालों को भी दिया जाएगा फर्स्ट, मत्स्य पालन करने वालों को भी दिया जाएगा सेकंड, और जो किसान है उनको भी दिया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये अभी मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 2019 के आसपास इसको ऐड किया गया है, ठीक है। फिर 1.6 लाख तक का लोन जो आप लेते हैं उसमें बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है। मतलब इसमें किसी प्रकार की ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास ज़मीन है कि नहीं है ना। मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, जो गारंटी जो आप देते हैं ना, कुछ गिरवी रखने को आपको नहीं कहा जाएगा। ये हो गया। फिर एटीएम डेबिट कार्ड के समान क्या कर सकते हैं आप, केसीसी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी एटीएम में जा करके विड्रॉल कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए, लेटेस्ट में जो जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि अब 5 लाख तक का लोन, जो पूर्व में क्या था 3 लाख तक का था, केसीसी के माध्यम से जो 3 लाख तक का लोन जो मिलता था ना, अब क्या कर दिया गया है, हाल ही में जो अभी का बजट पेश हुआ है उसमें कहा गया है कि अब 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। किसके माध्यम से, केसीसी के माध्यम से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि समय पर आप कर्ज चुकाते हैं ना तो आपको कम ब्याज लगता है, और जैसे ही देर से चुकाएंगे तो आपको अधिक ब्याज लगेगा, ठीक है। दूसरी एक बात यह है कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 50,000 तक का, और दुर्घटना एवं बीमारी के कारण किसानों को 25,000 तक का बीमा कवर मिलता है। यानी कि जिन किसानों के पास केसीसी कार्ड है, चाहे कि वो मत्स्य पालन करने वाले हो या फिर पशुपालन करने वाले हो, उनको क्या मिलेगा, 50,000 तक मृत्यु पर बीमा कवर मिलेगा, या फिर दुर्घटना या बीमारी पर 25,000 तक। इस डेटा को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि स्टेटमेंट वाले अगर फॉर्मेट में क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो हो सकता है कि इस डेटा को देने की संभावना बढ़ती है, ठीक है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो दिया गया है हाल ही में, उसके अनुसार 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या है। यानी कि इतने क्रेडिट केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक वितरित किए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। अब ये लेटेस्ट डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की कितनी संख्या है, लगभग लिख देगा वो 20 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, है ना। तो इसके आसपास 7 करोड़ के आपको याद रखना है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि इसके पात्र कौन कौन होते हैं। देखिए, सभी किसान जो स्वामित्वधारी किसान हैं, मतलब जिनके पास जमीन है, वो क्या है, किसान है। कुछ किसान, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कुछ किसान क्या करते हैं ना, दूसरों के ज़मीनों पे खेती करते हैं, है ना। उनको अलग अलग हम किसान कहते हैं। तो वो किसान इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। जो किराए पे लेके किसानी करेंगे वो इसमें नहीं आएंगे दोस्तों। मान लीजिए मैंने आपके ज़मीन को किराए पर ले लिया 1 साल के लिए, और मैं बोलूँ भाई मेरा केसीसी बना दो क्योंकि मैं तो किसान हूँ, तो इसमें आप किराएदार जो किसान है ना वो इसमें नहीं आएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसान, ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमने पहले ही देख लिया था। बटाईदार किसान, मौखिक पट्टेदार और साझेदारी में खेती करने वाले किसान इसमें आएंगे। तो ये पात्रता वाले को थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा भाई, है ना। किसान की उम्र सीमा 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच
ये आपको याद रखना है। और किसानों को बैंक के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, यानी कि सपोज़ कीजिए कि आप रायपुर के निवासी हैं और रायपुर में पंजीकृत हैं आप एज अ किसान के रूप में, और आप बिलासपुर के बैंक में आप केसीसी कार्ड बनाने के लिए योग्य नहीं होंगे, मतलब उसी बैंक के आसपास का आपको क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। तो ये पात्रता को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये हमने देखा केसीसी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में देखते हैं। चलिए, अब आधे घंटे की क्लास हो गई है तो हम यहीं स्टॉप करते हैं, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में और दो तीन और जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो योजनाएं आज काम कर रही है, क्या उनकी भूमिका है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में, उन्हें हम विथ न्यूली अभी जो डेटा है ना उसके हिसाब से ही हम उसको देखेंगे। जैसे कि जनधन योजना जो अभी लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से देखेंगे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में क्या स्थिति उसके हिसाब से देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसने बहुत ना अच्छे से काम किया है ग्रामीण क्षेत्रों में। जो मनरेगा में पेमेंट होता है ना उसी के बेस्ड में होता है ना, तो वो हम इसे बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर बाकी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।